जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और अनुपम कुमार सिंह जी। तो आप दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं मैं और सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धीरेन्द्र जी की और अनुपम जी की भी चैनल्स हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय पकड़ते हैं और आज के विषय में सबसे पहले तो मैं चलता हूं धीरेन्द्र जी के पास कि धीरेन्द्र जी, अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अब तो मजबूरी हो गई, अब तो एफिडेविट देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए कि एफिडेविट दे के बताइए कि आपने कितने वोटर्स का आपने करेक्शन करवाया या जो कट गए हैं उनको जुड़वाया, इत्यादि इत्यादि। अभी अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा आंकड़े दिए हैं। कल जो आंकड़े थे उसमें ये था कि 80,000 एप्लीकेशंस तो वोटर्स की आई हैं अपनी स्वयं की, और 2 जो है वो पार्टी की तरफ से आई हैं। ये नहीं पता चला किस पार्टी की तरफ से आई है। और आज उन्होंने अपडेट किया है, उन्होंने कहा कि साहब कि 99,900 कुछ एप्लीकेशंस तो वोटर्स की तरफ से आ गई हैं और भारी इजाफा हुआ है पार्टियों की ओर से, और पार्टियों की ओर से अब 9 एप्लीकेशन आ गई। तो अब दिन तो अब अगली तारीख तो मेरे ख्याल से जल्दी ही है, तो 1 तक है। हाँ, तो 31 को तो लास्ट डेट ही है जी। तो अब ये एफिडेविट आते आते मेरे ख्याल से 100 तक तो आंकड़ा पहुंच जाएगा। क्या लगता है आपको? दरअसल नमस्कार संजय जी और तमाम लोगों को। दरअसल मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट को यह समझ लेना चाहिए था कि ये पूरा खेल है क्या, क्योंकि इतना साफ हो चुका था कि ये कोई तस्वीर बदलने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। ये एक झूठ को लगातार चला रहे हैं और कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ था, मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट का एक पिछले ही हफ्ते का एक बड़ा इंटरेस्टिंग, संजय जी आपको जान के हैरानी होगी, कोर्ट ने कहा कि 1,64,00,000 का कोई मसला था वो दिखाया जाता है फायदा दिखा के, इस तरह ठगी का मसला था। तो कोर्ट ने सीधा सवाल उससे किया, पहली बार ऐसा सवाल किया होगा, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे 1,64,00,000 रुपए ठगे हैं जो तुम बैंकिंग चैनल में हो, तुमको ये समझ में नहीं आया कि 24% का रिटर्न कहीं नहीं होता है, 24% का रिटर्न संभव नहीं है, ये तुमको समझ में नहीं आया? तुमको ये समझ में नहीं आया कि पूरे देश में लगातार इस तरह की ठगी की घटनाएं हो रही हैं, और चूंकि फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया कि पिछले कुछ समय से इस तरह की सैकड़ों जो एप्लीकेशंस हैं जो ठगे जाने की है, उन्होंने कोर्ट भर दिए हैं, क्योंकि वो लोग खुद से कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे, खुद के लालच को कंट्रोल नहीं कर रहे। कल सुप्रीम कोर्ट को यह समझने की जरूरत थी कि इन 80,000 में अगर सिर्फ 2 एप्लीकेशंस, फिर कल को उनको समझने की जरूरत थी, वो कह रहे थे कि बीएलए क्यों मदद नहीं कर रहे, बीएलओ क्यों मदद नहीं कर रहे राजनीतिक पार्टियों की। और ये बात मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये तमाम चीजें ग्राउंड से बहुत दूर है, सिर्फ किताबों में लिखे गए अक्षरों के इर्द गिर्द सारी लड़ाइयां अब हो रही हैं। उनको ये ग्राउंड में किस तरह से ये हो रहा था, इसमें तमाम लोग शामिल थे, अगर कहीं नाम हट रहे थे तो वो दे क्यों नहीं रहे। अब उन्होंने कल एक और पेज फंसाया था, आपको मालूम होगा, उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो ले नहीं रहे हैं ये लोग। अरे आप जब आप उनकी बाइट्स दिला रहे, आपकी एक भी बाइट नहीं आई आज तक किसी भी बीएलओ की कि साहब हमारी नहीं आ रही, क्योंकि उनके साथ दूसरी पार्टी का साथ में अटैच है,
वो तुरंत बता देगा ये झूठ बोल रहा है। तो ये सब कल दिख रहा था कि किसी भी तरह राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि वो ये कहने गए थे कि 65 के 65 लाख जो है वो वापस हो जाए, यानी 22 लाख मरे हुए भी हो जाएं। अगर आप यही कह रहे हो तो इसका मतलब तो यही था कि आप एसआईआर कैंसिल कराना चाह रहे थे। तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो 22 लाख मरे हुए लोग हैं, 22 लाख 34-54 हजार, ये जितने भी हैं, आप उनमें से ज्यादा अगर हम लोग जो एक मैथमेटिकल एरर के लिए गुंजाइश छोड़ी जाती है +3 -3 की, तो भी आप कर लें। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अगर आज भी नो हुई है, तो मुझे लगता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही देखना चाहिए कि ये लड़ाई वो नहीं है जो उसके सामने दिखाई जा रही है। लड़ाई ये है कि उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास वो मुद्दे नहीं है, उनके पास या लड़ने का विश्वास नहीं है। देखिए चुनाव में क्या होगा ये अभी मैं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वहां क्या हो रहा होगा, किस तरह से सिचुएशंस जा रही हैं, वो अभी देखना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड पे जो दिख रहा है, हम लोग जातीय समीकरण को देख रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए बहुत आगे दिख रहा है, और वही कारण उनको मालूम है, वो ग्राउंड उनको मालूम है कि ये जब चीजें, क्योंकि इस पूरी यात्रा में जो भी चीज दिख रही है वो कम से कम एक चीज तो दिख रही है कि एसआईआर मुद्दा नहीं है उन लोगों के लिए। जो लोग उनके हैं, जिस जिस जगह से यात्रा निकाली जा रही, वो महागठबंधन की लैंड है, वहां वो पहले से जीते हुए हैं, 25 में से 18 सीटें अगर हम गौर करते हैं तो उस इलाके की उनके पास है, यानी वो सबसे मजबूत जगह पर गए हैं अपनी। इसके बावजूद भी वो एसआईआर पर नहीं निकाल पा रहे, और जो भी किया जा रहा है वो झूठ निकल रहा है। तो कोर्ट को जो कल हैरानी थी, मुझे लगता है उसको अपनी हैरानी का समाधान कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी देखेंगे 8 को क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ हैरान हो रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये जो झूठ उनके कंधे पर रख के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए एसआईआर की लड़ाई सिर्फ यही नहीं है, एसआईआर की लड़ाई बंगाल की लड़ाई है। वो जो लड़ाई है उसके लिए आप देखेंगे ममता बनर्जी, इसीलिए तमाम लोग, अगर किसी भी, अभी तक तो राहुल गांधी को कुछ मान नहीं रहे थे, अभी उन्होंने राहुल गांधी को सब कुछ मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी के कंधे का इस्तेमाल किया जाना है। जिस तरह से मैं ये कहूंगा, जिस तरह से तेजस्वी और अखिलेश बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ये बात बताते बताते थक गया कि इनमें से कोई भी आदमी नहीं कर रहा, हम 8 को आपको बता देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा माना जा रहा था कि 65 लाख लोगों के ये कारण नहीं बताएंगे। भाई सबसे बड़ा आपको, उनको ये दरअसल सरकार को लेकर वो गलत फहमी में है। मैं पिछली बार जब ये बिल पेश हुआ था तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाते हुए कहा था संजय जी, कि ये बिल जो वो वाला 130वां संविधान संशोधन था, हमने कहा ये इसलिए नहीं लाया जा रहा अभी कि ये साहब किसी को पकड़ना है, ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां वोटर्स को पकड़ना है। हमने कहा 2 दिन बाद जब पीएम मोदी जाएंगे तो वो सब लोगों से हाथ उठवा के ये कहेंगे कि बताइए हम सही कर रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं। हमने कहा ये वो सब कहेंगे, और वही हुआ। चूंकि विपक्ष जो है अभी तक ट्रैक आज भी कलकत्ता में भी बोला है। हाँ, वो तो मैं यही कह रहा हूं कि वो हमने 2-3 दिन पहले जैसे ये बिल आया था तो मैं समझ गया सेलेक्ट कमेटी को अगर आप भेजने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, इस बार तो आप ला नहीं रहे थे, तो इसका मतलब है आप अपने तरकश में तीर लेकर निकले हैं। देखिए हार जीत संजय जी किसी की भी होती है, हम लोगों ने बंगाल में भी देखा था, लेकिन जो लड़ाई होती है परसेप्शन की और उसके लिए जो तैयारी होती है उसमें एनडीए उनसे बेहतर है। आप पुनौरा से देखिए, उनको मालूम है अगर हम यहाँ कमजोर हैं तो हमको वो जातीय गठबंधन तोड़ना होगा। इस इलाके में जितने भी चाहे यादव हैं, चाहे कुर्मी हैं, चाहे जो बाकी तमाम धर्मों के जो जाति आधार पर अलग होते हैं, वो मां जानकी के नाम पर आ सकती हैं। ये एक दांव है जो चला जाता है, कुछ विकास है। उनके पास जो भी वो दांव चलना चाहते हैं वो कोर्ट एक्सपोज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया कि उसको हैरानी होने लगी, जो इतने दिन से उनकी तरफ से दिख रहा था। उसके बाद वो करते हैं, किसी को पकड़ के लाते हैं, सुबोध कुमार को, पता चलता है उसको भाई 2004 में भी नहीं था, उसका तो इससे पहले वाली चुनाव में लिस्ट में भी नाम नहीं था, तो वो उसको क्यों ले आए। रंजो देवी को लाते हैं, रंजो देवी बाद में कह देती है साहब हमसे, हमारे परिवार वालों से तो इन्होंने अपने मुंह से कहलवा लिया, हमारा तो वोट है। तो एक भी ग्राउंड टिक नहीं रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जब नो आते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत, मैंने ये सोचा उस समय ये भी फैसला किया था कि जैसे ही ये होगा,
जैसे ही हम इसको देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट इनसे पॉलिटिकल पार्टियों से मांगेगा, इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो हो गया। अब आप देखिएगा ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होंगे। अगली तारीख जो 8 सितंबर को होगा, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ पाएगा कि उसका इस्तेमाल ज्यादा कुछ हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, जो समझने से मुझे लगता है अभी डिनाई कर रहा है, एकदम पीछे जाने में उसको भी शायद शर्म आ रही है। समझ तो रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। वही वाली बात है ना कि भाई, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। तो वो घोड़े को तालाब तक तो आप ले जाओ, लेकिन आप जबरदस्ती पिला तो नहीं सकते। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो साफ चीजें जो है वो बाकी सबको दिखती हैं, वो वहां बैठ के हमारे लॉर्ड्स को नहीं दिखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चीज कॉमन मैन को स्पष्ट दिख रही है वो साहब को नहीं दिख रही है। कुत्ते 10 दिन में केस जीत जाते हैं, हाँ बताइए। और कश्मीरी पंडित जो है वो पिछले 35 साल से भटक रहे हैं, हाँ, उनका केस ही नहीं सुन रहे। केस ही नहीं सुन रहे उनका। और दूसरा ये कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे जगाएंगे? आपको दिख रहा है, आपको खुद जब आश्चर्य हो रहा है तो आपको खुद पूछना चाहिए कि यार इतने बड़े लेवल तक तुम आ गए हो, तमाम लोग आ गए हो, और उनके पुराने एफिडेविट अगर एडीआर के वो एफिडेविट उठा लिए जाएं, जब आधार को उसके साथ जोड़ा जा रहा था, लिंक किया जा रहा था, तब उसके क्या एफिडेविट थे, तो ही उनको मालूम हो जाएगा। वो जानबूझ के इस समय वो जो ओवर रीच थी। और मैं आपको संजय जी मतलब कहना नहीं चाहिए, मैंने मेरे वीडियो जिस दिन ये हुआ था, जब ये बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का बहस होगी, तो मैंने कहा ओवर रीच वाले पे, तो मैं एन कोटेश्वर सिंह का भाषण था, उन्होंने एक जगह बोला था कि अगर उसके दूसरे अंग काम नहीं करेंगे जो संविधान के, तो मजबूरी हमको आगे आना होगा। तो मैंने उसी दिन ये वीडियो बनाते हुए कहा था कि कल को विधायक और तमाम लोग ये कहेंगे कि 5 करोड़ पेंडिंग है, आप पे काम नहीं चल रहा, हम ना लगा ले अदालत। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ओवर रीच का दर्द ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो ऐसे ही खत्म होगा। आप देखिए अब सरकार बहुत, देखिए चुनाव आयोग, अगर आप तो खैर चुनाव आयोग में आपने इतनी बार ऑब्जर्वर और उसकी तरह गए हैं, इससे पहले चुनाव आयोग थोड़ा सा झुक के बात करता था कि ठीक है यार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इस बार उसने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम नहीं मानते साहब, हम तो 11 पे रहेंगे साहब, हम तो ये रहेंगे। उसी तरह सुप्रीम, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार, केंद्र सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि जनाब आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जवाब दीजिए। उसका कारण यह है कि आप बाकी अंगों का काम नहीं कर सकते, विधायिका का अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा तो सोचा गया। वो इशारा ये करना चाह रहे थे कि साहब आप सर्वबुद्धिमान नहीं हो गए, कुछ पुरानों को भी छोड़ दीजिए, कोई तरीका होगा। तो वो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका, आप देखिए 8 तक क्या होता है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि विपक्षी एक्सपोज तो हो गए हैं। वो जो झूठ जो पकड़ना चाह रहे थे, जो राहुल गांधी को उनके सलाहकार नहीं बता रहे थे, वो कोर्ट ने बता दिया कि जनाब ऐसा कुछ है नहीं, कम से कम आपके बीएलओ ही आपकी बात नहीं सुन रहे, बाकी तो बात की बात छोड़िए। मुझे लगता है ये अनुपम जी, अब यात्रा तो चल रही है, बीच में शायद रुकी थी, अब वो यात्रा पर ये जो कोर्ट की हियरिंग इत्यादि हुई है, इसका कोई इम्पैक्ट है या पहले से ही फ्लॉप थी, आगे भी फ्लॉप रहेगी? जी, यात्रा पे कोर्ट की हियरिंग का क्या इम्पैक्ट होता है नहीं होता है ये तो अलग बात है। हमें तो ये देखना है कोर्ट की हियरिंग के बिना यात्रा का कुछ इम्पैक्ट होता है नहीं, ये इस पे ज़्यादा मंथन होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एक तरीके से जो यात्रा कहने के लिए भले ही कह रहे हैं कि 1300 किलोमीटर का जो हम एरिया है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन ये 23 जिले कहने के लिए कवर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने यात्रा का रूट कुछ ऐसा चुना है, मान लीजिए 50 विधानसभा क्षेत्र उसमें कवर हो रहे हैं, फिर भी मुझे उसमें दिख रहा है कि जहाँ ये ऑलरेडी मजबूत है, जहाँ पे मुस्लिम बहुत, जैसे जम्मू ही ले लीजिए या फिर ये सिकंदरा, ये 2 जो इलाके हैं ये राजद ने जुड़वाया है, तेजस्वी यादव ने जुड़वाया है। तो ये वहाँ इसीलिए, और वो जो अलग दूसरा सासाराम से इन्होंने यात्रा जो है शुरू की। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जिन सीटों पर ये पहले से मजबूत थे, इनका पहले से था कि भीड़ जुटनी ही जुटनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं आशंका थी कि अगर हम दूसरी सीटों पर जाएँगे,
जहां हम मजबूत नहीं है वहां जाएंगे तो फिर भीड़ नहीं जुटेगी, और फिर लोग नहीं आएंगे तो मीडिया में हमें कवरेज जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार में अभी पूरी राजनीति क्राउड की हो रही है। एक तरफ गया में प्रधानमंत्री ने जो ताकत दिखाई मोतिहारी के बाद, और उसमें जिस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब जो जुटे हैं, उसके बाद से ये लोग टेंशन में हैं। प्रशांत किशोर की रैलियों में आप देखिए, वो लोग भले वोट दे या नहीं दे, लेकिन भीड़ जो है वो जुट रही है, पूरी लोग जुट रहे हैं, भले ही वो मैनेजमेंट से आ रहे हों। तो इन्हें भी लगा कि अगर हमारी रैली में लोग नहीं रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। दूसरा, तेलंगाना में जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे तो उनको कुछ लोगों ने थोड़ा मसालेदार भोजन वोजन ज्यादा खिला दिया था, तो उस कारण उनका हाजमा थोड़ा सा खराब हो गया था उस समय। तो इस बार मुझे जो सूचना मिली है हाजमा कि तो उनका नॉर्मली खराब रहता है। उसमें थोड़ा मतलब कोई वहाँ सरकार इनकी है, इनको लगा कि थोड़ा तेल मसाला वगैरह बहुत ज्यादा खिलाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं तो नेता हमारे खुश होंगे, और वो खिलाने के चक्कर में इनको बीमार ही कर दिया था। तो इस बार जो यात्रा की टीम है उसको स्पष्ट निर्देश है कि खाना एकदम सिंपल होना चाहिए, स्वादिष्ट हो, स्वाद से समझौता नहीं, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। बिहार में कटहल की सब्जी बहुत लोग खाते हैं, मटर वटर भी खाते हैं लोग, तो वो सब बोला गया कि वो सब नहीं खिलाना है, कि उसमें मसाला वसाला जो है थोड़ा ज्यादा पड़ता है। तो मतलब ये पूरे, और दूसरा आप ये देखिए, ये यात्रा पर रोज 1 से 2 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है प्रतिदिन। ये इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ जो लोग हैं उनके लिए अलग खाना बन रहा है, जो उनके साथ 500-600 जो यात्री एक तरीके से जो और बिहार कांग्रेस के भी लोग हैं जो लोग चल रहे हैं उनका अलग भोजन बन रहा है, और 5-6 हजार लोग जो यात्रा में शामिल होंगे उनको खिलाने पिलाने के लिए एक होटल को ठेका दिया गया है, तो उनका अलग भोजन बन रहा है। अब इसमें पीआर क्या चलाया जा रहा है? पीआर ये चलाया जा रहा है, जैसे आता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, फिर वो जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर वो अधिकारियों की बैठक लेते हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि 3 बजे उठ जाते हैं और पूजा पाठ वगैरह निपटा लेते हैं सब 4-5 बजे तक, और अधिकारियों को सुबह सुबह हाजिरी लगानी पड़ती है। ठीक ऐसे ही अब राहुल गांधी को लेके भी इनको लग रहा है कि जब मोदी योगी सुबह सुबह उठ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा अपना सुबह उठने वाला प्रचार करवाऊं। तो ये मीडिया में चलवाया जा रहा है कि राहुल गांधी सुबह 4 बजे उठ जा रहे हैं और रात को 11 बजे वो सो रहे हैं। पार्टी और बंद, जी रात की पार्टियां बंद, ऐसा नहीं कैसे नहीं, वो होगा? 11 बजे तो सो रहे हैं वो, ऐसा कहा जा रहा है। और शाम के शाम जो है वो पूरा प्रधानमंत्री को देख के जैसे जैसे वो करते हैं वैसी चीजें करने की कोशिश हो रही है, और रोज शाम को झंडोत्तोलन भी हो रहा है और राष्ट्रगान भी गाया जा रहा है। इतना देशभक्ति वाला माहौल इस यात्रा में, समझिए ऐसा तो राहुल गांधी कभी नहीं और रहे। टोपी भी नहीं पहनी जा रही, मैंने सुना टोपी भी नहीं पहन रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, वो पता नहीं अब इसका क्या है क्या नहीं, हो सकता है कल कहाँ गए को थे वो। वो? बिहार में कौन सी मस्जिद में गए थे? कहाँ गए थे अभी? हाँ वो गए थे ये मुंगेर। रहमानी खान का, रहमानी खान का। मुंगेर में हम्म। वो, इनके पिताजी भी वहां पे पहुंचे थे कभी मिलने के लिए, तो ये वही दोहरा रहे हैं, वही ना, जहां जहां जो जो पहले कांग्रेस का कर रहा है, जो जो कांग्रेस के लोग रहे हैं उनसे ही मिल रहे हैं। ये कोई आउटरीच प्रोग्राम तो इनका हुआ ही नहीं। आउटरीच प्रोग्राम तब कहा जाता है जब आप वहां जाते जहां पे आपको वोट नहीं मिलते हैं और वहां के लोगों को समझाते कि हमें वोट क्यों देना चाहिए। तो सुबह एक और रूटीन में ये है कि ये सुबह उठ के सामान्यतः 20 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, लेकिन अभी 10 किलोमीटर ही कर रहे हैं। और एक और मजे की बात देखिए, जब बड़ा राहुल त्याग है गांधी ये तो। जब राहुल गांधी जॉगिंग कर रहे होते हैं उस समय जो बाकी के जो कंटेनर है, वो कंटेनर पर भी आऊंगा मैं अभी, उन कंटेनरों में जो लोग हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। वो अपना पेशाब लैट्रिन वैट्रिन सब अंदर ही अपना करते हैं, क्योंकि जब तक साहब जॉगिंग नहीं कर लेंगे सुरक्षा कारणों से बाकी लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। अब ये जॉगिंग आधे घंटे 1 घंटे में निपटाते हैं, तब तक बाहर अंदर के लोग अंदर ही घुट रहे हैं, बाहर निकलने की किसी को अनुमति नहीं है। ये वापस आ जाते हैं जॉगिंग करके अपने कंटेनर में, उसके बाद बाकी लोगों को बाहर निकलने की अनुमति मिलती है और भगवान सूर्य के दर्शन की जो है अनुमति उनको मिलती है। उसके बाद कंटेनर के अलावा एक वैनिटी वैन भी है। अच्छा। उस वैनिटी वैन में राहुल गांधी का ऑफिस है, और उसमें और भी बाकी जो लग्जरी सुविधाएं जो कंटेनर में नहीं है। पिछली बार कंटेनर को लेके काफी विवाद हुआ था कि कंटेनर वाह, में ये वो तो देखो ये लगा। आरफा खानम बाथरूम में घुस गई थी। हाँ जी जी हाँ, वो जैसे काफी बात हुई थी, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तरह ही इनके कंटेनर की भी काफी बात हुई थी, वॉशरूम से लेके सारी चीजों की। तो इस बार उन्होंने कंटेनर में थोड़ी व्यवस्थाएं कम कर दी है, और एक कंटेनर के साथ जो वैनिटी वैन चल रही है
उसमें व्यवस्थाएं ज्यादा रखी गई हैं, जो भी भोग विलास की हैं या लग्जरी की हैं। और जो व्यवस्थाएं इन दोनों में भी नहीं है, वो एक तीसरी चीज इनके साथ चल रही है, वो है एक बस। और उस बस में जो है उसमें भी आपको टॉयलेट वायलेट सारी चीजें हैं, और उस बस में भी इनका जो लोगों से मिलने जुलने वाला दफ्तर एक तरीके से कह लीजिए वो बना हुआ है, और वहां पे ये लोगों से उसमें मिलते जुलते हैं। तो ये राहुल गांधी का पूरा जो है वो प्रोग्राम है। दूसरा ये कि इन्होंने पहले ऐसा मंथन जो हुआ था उसमें इन्होंने मांगा था सारे दलों से कि कहाँ कहाँ हम घूमे तो अच्छा रहेगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा। तो आरजेडी ने कुछ सीटें दे दी, कुछ किसी और ने दे दी। लास्ट में मुकेश सहनी से पूछा गया, और मुकेश सहनी सोच पड़ गए कि बिहार में तो हमारा कोई एरिया ही नहीं है, तो हम कहाँ बोले घूमने के लिए इनको, कहीं पे मेरा प्रभाव ही नहीं है। तो उन्होंने कह दिया आप जो भी यात्रा का रूट चुनेंगे उसमें जो है मैं आपके एकदम साथ रहूंगा। तो दूसरी बात ये है कि ये पूरी यात्रा को अगर आप देखें तो कहीं से भी मुझे ये नहीं लगता कि ये बिहार की राजनीति को इम्पैक्ट करने की थोड़ी सी भी कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है, आप ये बताइए, मोदी को तो लोग गाली दे रहे थे, उनके समर्थक कि 400 पार क्यों नहीं किया। तो जिस देश में प्रधानमंत्री को इसीलिए गाली पड़ती है कि 400 पार क्यों नहीं किया, उस देश में आप आकर कहेंगे कि ऐसा मोदी के हाथ में ही सारी चीजें हैं, वो सीटें अपनी हिसाब से चुन रहे हैं, तो लोग तो और खुश होंगे कि चलो भाई अगली बार तो कम से कम 400 पार जो है वो हो जाएगा। तो वहां आप जाके और बिहार के लोगों के बीच कह रहे हैं, वो ऐसा होता है ना, बिहार में बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग खैनी वैनी खाते रहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे ठोकते हैं फिर, तो इनको लगता होगा ताली बजा रहे हैं लोग हमारे लिए, तो इसको भी एक गलतफहमी में रह जाते होंगे कि कहीं ये बहुत खुश है, चलो भाई मतलब हमारी बातों को सीरियसली ले रहे हैं एसआईआर को। और मुझे तो ये भी सूचना मिली है कि महिलाओं को ये कह के लाया जा रहा है कि मोदी की रैली है, मोदी की रैली है, और वो बेचारी महिलाएं जब वहां पर पहुंच रही है तो वहां ना मोदी मिल रहे हैं ना भाजपा मिल रही है, कुछ नहीं, और वो वापस गाली देते हुए जा रही है। लेकिन उसी बीच में आदेश है कैमरा वालों को कि आप फोटो खींच लीजिए उसी बीच में, कि महिलाएं जोश में वहां पे जाती हुई राहुल गांधी की रैली में। क्योंकि इन्होंने भी देख लिया है कि प्रधानमंत्री की रैली में दो जो फोकस होते हैं, एक तो महिलाएं होती है और दूसरा बच्चे भी होते हैं जो पेंटिंग वेंटिंग लेकर आते हैं, या कभी प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कुछ कलाकृति वगैरह दिखाते हैं। तो सेम फॉर्मूला ये लोग भी अपना अपना रहे हैं। और 45 कंटेनर लेके ये लोग चल रहे हैं, आप सोचिए 45। 45। जी, 45 कंटेनर, नाश्ते की अलग व्यवस्था, खाने की अलग व्यवस्था, और कंटेनर के अलावा 5-6 छोटे मोटे टेंट भी लगते हैं जिसमें इनके लोगों को जो है वो एडजस्ट किया जाता है। डाइनिंग स्पेस वगैरह है, सारी चीजें हैं, भोग विलास की सारी वस्तुएं। इस पर बहुत अधिक बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि 4 बजे उठ जा रहे हैं। भाई उसके पीछे क्या है वो भी तो देखो जरा सा। लेकिन वही है कि ये 50 विधानसभा सीटें कवर करके, पिछली बार इसमें भी वैसे भी कांग्रेस के पास इसमें से अधिकतर सीटें हैं, राजद के पास भी सीटें हैं, तो उसमें आप कितना ज्यादा जीत लेंगे। 50 से 50 वाला स्ट्राइक रेट तो आपका कभी नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको कैटर करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। दूसरा ये है कि उसमें उनमें से कुछ इलाके ऐसे भी रहे हैं जो पहले समता पार्टी के गढ़ रहे हैं, समता पार्टी के नेताओं के गढ़ रहे हैं, नरेंद्र सिंह जैसे जो नेता पहले हुआ करते थे। तो वहां भी इन लोगों को उसको भी तोड़ने के लिए ये लोग वहां पे यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, और ये टुकड़ों में यात्रा क्यों हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ टुकड़ा पहले, कुछ बाद में, कुछ चुनाव तक। इनको लग रहा है कि जनता की मेमोरी जो है वो कमजोर होती है, और हम टुकड़ों टुकड़ों में रैली करेंगे तो बार बार इनको जो है वो याद दिलाते रहेंगे। लेकिन ये शायद बिहार को समझने में अभी तक तो मुझे लगता है कि बुरी तरह से नाकाम रहा है एकदम। एसआईआर कहीं ग्राउंड पे किसी के लिए भी, किसी बुद्धिजीवी के लिए भी कोई मुद्दा बिहार में है ही नहीं, अगर कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोगों को छोड़ दे। जिन लोगों को कंटेनर में सोने के लिए मिल रहा है सिर्फ उनके लिए ही एसआईआर मुद्दा है, जो लोग कंटेनर से बाहर है उनके लिए एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। जी बड़ा रोचक विवरण सुनाया आपने पूरी यात्रा का। मुझे ये लगता है धीरेन जी कि ये जो बीच बीच में प्रदर्शन किए जाते हैं ये केवल इसलिए किए जाते हैं कि जिससे ये लगता रहे कि साहब कि कांग्रेस जो है वो सीरियसली कंटेंशन में है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में किया इन्होंने कि साहब कि उत्तर प्रदेश में अजय राय ने ये घोषणा कर दी कि साहब हम 11 की 11 एमएलसी सीट लड़ेंगे। सबको पता है उसमें क्या होना है। एमएलसी की जो आपकी ग्रेजुएट और शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी हैं
उसकी 11 सीटों के चुनाव होने, तो उसमें कह रहे साहब सब पे हम अकेले लड़ेंगे। अब यहाँ पे भी ये सारा कार्य इसलिए हो रहा है कि ये तेजस्वी के ऊपर दबाव डाल के और कुछ एक्स्ट्रा सीट्स लेना चाहते हैं। वैसे तो जितनी अधिक एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाए कांग्रेस को, उतना मेरे विचार से एनडीए के लिए बेहतर है। जी, क्या सोचते हैं? इन पूरे उसमें अगर हम लोग 2020 का बिहार का इस उसमें देखें तो बिहार का स्ट्राइक रेट सबसे कम था। 70 सीटों पे लड़के 19 जीती थी, तो जितने लोग थे वो सब है। अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को यहां जीतना है तो हम लोगों को ज्यादा सीटें देनी चाहिए, वो सब है। और अजय राय से अगर हम लोग शुरुआत करें तो अजय राय इससे पहले पंचायत चुनाव में लड़ने की बात कर चुके, इससे पहले इमरान मसूद कह चुके कि हम इतने पे नहीं मानेंगे। तो ये कांग्रेस दरअसल ये सिर्फ, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने वजूद को दिखाने की लगातार नाकाम कोशिश करती रहती है। उसको ये मालूम है कि जब बैठेंगे, अच्छा आप ये सोचिए अजय राय की से को कौन सुनता होगा वहां? अजय राय की बात को पार्टी में, कांग्रेस में, दिल्ली में मुख्यमंत्रियों को तो समय नहीं मिलता। जो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री, उनके पास तो टाइम नहीं। अभी इतने कम मुख्यमंत्री हैं तब भी उनको नहीं मिल पाता। और ये मुझे लग रहा कम भी मुख्यमंत्री इसीलिए किए गए हैं ताकि राहुल गांधी से मिलने में आसानी रहे। लेकिन वो कोशिश ये रहती है ना कि भाई ज्यादा नेताओं के, ज्यादा लोगों के साथ संपर्क बना रहे, तो इसीलिए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कम रखो, इससे ज्यादा आएंगे। लोग कहते हैं ना भाई कम लोग रखो, ज्यादा मीटिंग हो। तो इसीलिए दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक ऐसी तिलिस्म है, ऐसा चक्रव्यूह है जिसकी चाबी अब कांग्रेस को मिल नहीं रही है और ना मिलेगी, क्योंकि उन्होंने खुद से ये काडर खत्म किया है। अगर पूरी 80s की पॉलिटिक्स है, 80s से 90 तक की पॉलिटिक्स, 90 से 2000 की पॉलिटिक्स बिहार में अगर गौर करेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी गई है। इस पार्टी का वोटर, वो जाति वाला वोटर आपको जरूर दे रहा है। देखिए 2 वोटर आपके साथ है, मई समीकरण के अलावा आपको बाकी तमाम लोगों के जहन पर जहन साजी करनी पड़ेगी, उनको तब आप ला सकेंगे। नहीं तो उन्होंने मालूम है कि हम इनके साथ, इनके विरोध में रहे हैं। कांग्रेस ने इतने एक्सपेरिमेंट किए उत्तर प्रदेश में कि बसपा के साथ, जब याद होगा सर आपको कि 125 सीट पर जब लड़ने की घोषणा कर दी थी नरसिम्हा राव ने, उस वक्त कई खाटी कांग्रेसियों ने यह कहा था कि आज एक ताबूत बन गया, उस पर कील ठोक दी कांग्रेस के लिए, क्योंकि 300 सीटों पर कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेके भाग जाएगा। भाई उसका तो काम है, उसको लड़ना है। तो वो आप ये सोचिए उस समय का आज तक है। और ये बात राहुल गांधी नहीं समझे तो उन्होंने खाट यात्रा निकाली। तो उनके पास खाट यात्रा तो बड़ी जबरदस्त थी। वो तो प्रशांत किशोर का आइडिया था। मैं कह तो रहा हूं कि राहुल गांधी को याद नहीं रहा ना, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनको आइडिया दे दिया। प्रशांत किशोर को यूपी का मालूम नहीं था कि यहाँ झंडा डंडा नहीं है इनके पास। तो पार्टी में जो आए थे वो लोग, जब तक उन्होंने सोचा कि जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी की ये उठेंगे बैठेंगे, तो उन लोगों को ये यकीन हो गया खाट पे जो बैठे थे कि ये वापस ले ली जाएंगी खाटे, तो वो उससे पहले ही खाट लेके भाग गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको रोक रहे थे, आपको याद होगा, और वो खाट लेके भागे जा रहे थे। एक एक ने 2-2 ले ली, जितनी खाट थी वो सब लेके भाग गए। वोट इतने नहीं मिले जितनी खाट बट गई। तो इसीलिए अजय राय को लेके या किसी को लेके अगर वो बयान देते हैं तो मैं उसको सिर्फ इसी तरह मानता हूं कि वो एक हवाबाजी करना चाहते हैं। उनको मालूम है मेरा टिकट है या नहीं, क्योंकि आप देखिए उसने गले में माला पहन ली थी या नहीं पहन ली, सांसद हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा उसके बाद वो संसद आए नहीं, अब तो बंद होगी, अब तो आ जाओ भाई, कम से कम बाहर आके फोटो खिंचवा लो कि भाई साहब हम, हमारा हक था, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे मोदी जी, हमारा हक छीन के अंदर बैठे हैं, कुछ तो करें। ये दरअसल उस दिन के लिए तैयार करते हैं, वरना उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह से कांग्रेस अपनी बेसिक्स खो चुकी है। मई समीकरण पे अखिलेश यादव या वो, देखिए अखिलेश यादव या तेजस्वी क्यों लेके घूम रहे हैं आप ये सोचिए। क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स हैं और 2% भी, देखिए 2% का अंतर यूपी में था, 2% हाँ यूपी में 2.5 से 3% बीजेपी को जो सीट मिलती है, वो कांग्रेस को जो वोट मिलता है, वो उसको लगता है कि अगर कहीं सीटों पर डिवीजन, जैसे इमरान मसूद है, अगर वो अलग लड़ता है
तो 25,000 75,000 आपने देखा होगा 1.5-2 लाख भी वोट ले लेता है अकेले से, वो मुस्लिम से वोट है। ऐसे अगर 15-20 सीटों पर आपने ले लिया तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। उसी तरह से तेजस्वी भी जानते हैं कि मैं इन दोनों को ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियन मानता हूं, क्योंकि वो ग्राउंड समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारा वोटर कहां है, हमको क्या चाहिए। जैसे उन्होंने जमुई जुड़वाया, वो जुड़वाया, तो वो जानबूझ के, उनको मालूम है कि हमको यहाँ क्या करना है। अगर सीपीआई वो जो माले है, वो जो अपने दीपांकर भट्टाचार्य है, अगर वो आरा जुड़वा रहे तो उसको मालूम है मेरे पास क्या है। कांग्रेस ही क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को ये लग रहा है जो सीट आ गई है उसकी सीट है, उसकी सीट नहीं है ये, उनके बस 5-10% ही है। इसीलिए राहुल गांधी जब इस तरह के फैसले लेते हैं कि उनका रूट कौन तैयार करेगा, आपको मालूम है कि उनका रूट कौन तैयार करता है, उनके रूट तैयार करने वाले उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो ये तय करते हैं। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश के कौन से पॉलिटिशियंस को आप ये सेंट्रल की कमेटी में देख रहे हैं जो राय दे रहा है उनको, आप एक नाम सोचिए। बिहार के किस कांग्रेसी लीडर से राहुल गांधी ने इस बात के लिए आधा घंटा दिया है कि उनकी पार्टी का वहां क्या हुआ? अगर वो मिलते हैं तो झुंड में मिलते हैं, आ गए बस 15, हाँ भाई अटेंडेंस, हाँ सर मैं भी हाजिर हूं, मैं भी हाजिर हूं। उनमें से आधों को राहुल गांधी पहचानते ही नहीं, और आधों को जनता नहीं पहचानती जो वहां आए हुए। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा ये नैरेटिव है इस पूरे बिहार चुनाव में, देखिए मैं फिर कह रहा हूं रिजल्ट क्या रहता है वो तो जनता तय करती है, लेकिन जो एक्सपेंस है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं। दरअसल एक मेहमान कलाकार होता है, कई बार क्या होता है कैमियो फिल्म में जरूरी होते हैं, आपने देखा होगा सलमान खान आ जाते हैं, शाहरुख खान आ जाते हैं कि साहब इससे फिल्म चल जाएगी, लेकिन जो घटिया फिल्म होती है वो चलती नहीं है, चाहे आप किसी का कैमियो ले लो। तो वहां जो ये राहुल गांधी को उन लोगों ने जानबूझ के, इसलिए कि ये खुश हैं इनके साथ में, आप ये बताइए चुनाव तो बिहार का हो रहा, विधानसभा में तेजस्वी उनको कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है, बिहार में सीट आई नहीं है लोकसभा की, इसके बावजूद कि इतना सब जगह इतना ज्यादा उन्होंने, भाई 2 ही जगह तो आपको सीट आनी चाहिए थी, यूपी में तो चलो आ गई, आपने जो धुप्पल किया संविधान को बचाने का और जातिवाद का। तो जातिवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ है पॉलिटिक्स में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ में तो सभी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे वहां हुआ क्या, वहां भी 30 सीटें नहीं, ये मतलब 30 सीटें उनको पास रह गई। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा गैम्बल है ये राहुल गांधी को खुश रखने का, राहुल गांधी को एक बड़ा नैरेटिव है। दरअसल मैं ये कहूंगा यूट्यूबर्स को लेकर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी बहुत सेंसिटिव हो गई है। उनको लगता है कि ये तमाम लोग जो रात को ये बता रहे हैं कि आज मोदी नहीं सोए हैं यात्रा से, तालियों की गूंज ने लोक कल्याण मार्ग हिला दिया है। वो तो अभी बताया मुझे अपने साथी ने कि भाई क्या जो है वो ताली की गूंज नहीं है, वो चूना रगड़ने की आवाज है, जिसको वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण मार्ग तक जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कवायद सिर्फ एक कैमरे के लिए की जा रही है और अपने जो भी बचे हुए कार्यकर्ता उनके मनोबल को बचाए रखने की कोशिश है। जैसे अजय राय यहाँ कर रहे हैं उसी तरह से वहां, वरना तो पहले एक ले दे के आप फिर भी तो छोड़ते थे कि अशोक चौधरी या तमाम लोगों का अभी भी नाम कहीं देखता था। अभी कौन है, मुझे तो ये भी है कि इतने सारों के बीच में उनमें ढूंढना कि कांग्रेसी, अभी आपने जिसको भी बना दिया अब वो अपनी सीट के आसपास उसको कोई जानता नहीं है। पहले कांग्रेस के जो बड़े लीडर कम से कम बिहार में हुआ करते थे उनको उत्तर प्रदेश के लोग तो जान ही लिया करते थे। तो ये कांग्रेस के लिए संकट है और इन दोनों राज्यों में संकट है। मतलब बाकी सब जगह तो जो है ही, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा है जिसके राजनीतिक नक्शे पर कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि जो सहयोगी, जो वहां रीजनल ताकत है, सबसे मजबूत ताकत है विपक्ष की, वो उसको साथ रखना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा उनके पास और कोई ताकत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की बहन जो है प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी, प्रियंका गांधी आके चली गई, कुछ नहीं बदला, वो मकान ही नहीं बदला जिसमें उनको किराया लेना था, किराए पे रहना था, वो वहां भी नहीं गई, उसके बाद मिले ही नहीं। आप ये सोचिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले शायद मैं लखनऊ गया था, 3-4 महीने पहले, तो मैंने कहा कि चलो पार्टी दफ्तर भी चलते हैं, भाई पत्रकार का तो यही काम है कि चलो एक बार, तो मैं मेरे ब्यूरो के साथ, तो वहां जितने लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, और हमारे ब्यूरो चीफ जो वहां के थे कानपुर के, वो मेरे साथ थे। तो वहां 1-2 नेता से उन्होंने कहा भाई ये हमारे दिल्ली से आए बॉस हैं, ये चैनल हेड है,
तो जैसे ये कहा तो मैंने उनमें से पूछा कि अच्छा ये जो पीछे पोस्टर आप समझ रहे, पोस्टर पर जो लिखा जो लगे हुए थे उस पे मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उस पे सोनिया गांधी थी, उस पे प्रियंका, मल्लिकार्जुन नहीं थे, उस पे प्रियंका थी, सोनिया थी और राहुल थे। तो मैंने कहा इनमें से तीनों में से आखिरी बार कौन आया है इस पार्टी दफ्तर में कितने साल पहले? और आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ जो चुनाव का वक्त था उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, इसके अलावा उन्होंने सालों से नहीं गया कोई, लेकिन दफ्तर में फोटो उन्हीं के लगे हुए। तो ये इनकी एक वो होती है, कैमरा क्वायद है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता संजय जी की ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे अगर होते राहुल गांधी तो एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाते। अगर वो ग्राउंड पर होते तो उनको ये मालूम होता कि ये कवायद जो वो बता रहे हैं ये कंटिन्यू परपेचुअल गड़बड़ है, इसको ठीक करने के लिए कहा जा सकता है, इससे वोट चोरी नहीं हो सकते। वोट चोरी का, और मैं तो ये कहूंगा कि ईवीएम के मुद्दे पे वो ज्यादा बेहतर हो सकते थे, क्योंकि ईवीएम अभी भी कंफ्यूज करता है, आम आदमी को नहीं मालूम है, आम आदमी को नहीं मालूम है ये कैसे काम कर रहा है। वो तो देखता है कि लेकिन ये तो उसको अच्छे से मालूम है कि इसके 2 वोट हैं, क्योंकि उसको पता है उसके भी 2 वोट हैं। उन्हें दिल्ली में बनवा रखा, उसने मुजफ्फरनगर में बनवा रखा, वो जाता ही नहीं है एक जगह। तो ये जो आम आदमी को पता है, आप उसको बेवकूफ कैसे बनाएंगे? जैसे पान की दुकान पे खड़े होकर आप बताने लगे कि गावस्कर ने भाई साहब बहुत बढ़िया छक्का मारा, वो आपको 5 बता देगा कि ओवल की पारी कैसी थी और जब ब्रिस्बेन में खेल रहा था तो पारी कैसी थी। तो ये दिक्कत है कि उनके पास ना मुद्दे की इस समय वो समझ है, ये सिर्फ एक यात्रा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इसमें उनको कोई वोट नहीं ढूंढ रहे हैं, वो अपने लोग ढूंढ रहे हैं उसमें ताली बजाते हुए कि कोई इनमें से अपना भी दिख जाए, वरना वो तेजस्वी की भीड़ है जो माई समीकरण के हिसाब से वहां खड़ी। हाँ, तो अब अनुपम जी बताइए कि ये सब तो अब दिख रहा है कि साहब की बिहार में अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है। तो अब हम अगस्त के अंतिम चरण में हैं और मेरे विचार से अक्टूबर में यदि चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने हैं, तो अगले महीने तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ऐसे समय पर पार्टियां यात्रा करती हैं, मैंने देखा पार्टियां यात्रा 6 महीने पहले करती हैं चुनाव के। 1 महीने पहले यात्रा करते हैं आपने कब देखा है राहुल गांधी के अतिरिक्त और किसी को? नहीं, ये इनका तर्क ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी या और ये इससे भी बता पहले, दीजिएगा कि अब इलेक्शन का माहौल कैसे गर्म हो रहा है? जी जी जी, असल में ये इनका तर्क ये है कांग्रेस वालों का कि बिहार में जो सीटें राहुल गांधी ने छोड़ दी थी या ऐसे इलाके जो राहुल गांधी ने पिछली यात्राओं में या भारत जोड़ो यात्राओं में छूट गई थी या उससे पहले भी जो यात्रा हुई थी वो सब में छूट गई थी, हम उनको कवर कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कह के ये यात्रा जो है वो करा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यात्रा सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं दिखाएं कि हाँ मैं बिजी हूँ या व्यस्त हूँ, चुनाव में लगा हुआ हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, मीडिया में उनकी जो छवि बने, इसके अलावा मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। रही बात बिहार में चुनाव के माहौल की, तो एक तरीके से अभी जो माहौल मैं देख पा रहा हूँ, भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान अभी एक तरीके से समझिए कि बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है बिहार में ठीक से, क्योंकि अभी भाजपा में अधिकतर जो बैठकें हो रही है यहाँ भी हेडक्वार्टर में, अभी एक 88 नेताओं के साथ पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर आयशुमारी हुई है, इनका टेंशन वो है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, अभी इनका टेंशन वो है। तो बिहार चुनाव को लेकर भाजपा में बहुत ज्यादा उस तरह की बैठकों का दौर जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सामान्यतः किसी राज्य में चुनाव होता है तो दिल्ली में बहुत सारी बैठकें होती है भाजपा की। तो इसका कारण मुझे ये नजर आ रहा है कि अभी इन्होंने चुनाव प्रचार अभियान शुरू भी नहीं किया, अभी इनकी प्राथमिकता में कुछ और भी चीजें हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे अभी भी भाजपा को भरोसा है कि वो बड़े क्राउड पुलर हैं, अभी भी क्राउड पुलर हो या ना हो, वो कम से कम उनका जो एक वोटर बेस है वो हर चुनाव में उनके लिए वफादार रहता है, उनको वोट करता है, जैसे एमवाई आपका हो गया आरजेडी का। तो जिस तरीके से आप देखें ना, नीतीश कुमार को तो इन्होंने वो पिछली बार वोट थमा दिया था, भाजपा का चुनाव चिन्ह, बेचारे कमल का वो लेके और घूम रहे थे। इस बार हालांकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन उनके साथ प्रधानमंत्री जो पुल पर घूमे, हालांकि कई भाजपा नेताओं ने भी, वो जो पुल है वो बेगूसराय में है, कई भाजपा नेताओं ने उसे गया जी बता के शेयर कर दिया था, जिनमें संबित पात्रा वगैरह भी शामिल है।
तो वो एक उन लोगों से भूल हुई थी। तो बिहार में इन चीजों को बहुत नोटिस किया जाता है, वहां तो बिहारी और मिथिलांचल को लेके भी झगड़ा कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता है, ये जमीन पे इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो दिखाई देता नहीं है। तो अभी भी चुनाव का माहौल वहां पर पूर्ण रूपेण एनडीए के पक्ष में है। पिछली बार फाइट दिख भी रही थी 2020 के चुनाव में, मतलब खास करके मतदान के बाद तो बहुत उहापोह वाली स्थिति थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि तेजस्वी के वोटर बड़ी संख्या में निकले हैं, लेकिन इस बार वैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही। और ये भाजपा के लिए फायदेमंद ही रहेगा कि चुनाव में ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी रहे, तेजस्वी यादव न रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव का फिर भी एक तरीका है जनता से कनेक्ट बनाने का या फिर लोगों से बातचीत करने का। वो कभी भोजपुरी में बात करते हैं, कभी थोड़ा जातिवादी मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव यदि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। फायदा है, जी जी, फायदा है इसमें इनका, भाजपा वालों का और पूरे एनडीए गठबंधन का। और बार बार एनडीए के साथियों को लोग भूल जाते हैं, जीतन राम मांझी को भूल जाते हैं, उसके अलावा चिराग पासवान है उनको भूल जाते हैं, उनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अभी नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये जो लव कुश MY के बदले जो नीतीश कुमार का बनाया हुआ लव कुश समीकरण है, क्योंकि 90 के दशक में जब ये कुर्मी चेतना रैली के साथ ही नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो लालू यादव से छिटक के अलग होकर शुरू हुई थी, और उस रैली को लेकर, उस रैली में नीतीश कुमार को भेजने वाले लालू यादव ही थे, और उस रैली में ये लालू यादव का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता रहे जो किसी जाति से खुद को बांधना चाहते नहीं थे। लेकिन उस रैली में पहुंचने के बाद उन्होंने जो भीड़ देखी और उन्होंने ये देखा कि अरे बिहार में हमारी जाति के भी इतने लोग हैं और इतने आक्रामक है और एक साथ जुट सकते हैं, एट द इंस्टेंट उसी मोमेंट पे इनका नीतीश कुमार का जो है मन अचानक से बदल गया, और वो गए थे वहां पर लालू यादव का प्रतिनिधित्व करने, और उन्होंने वहीं से लालू यादव के खिलाफ हुंकार भर दी। तो सोचिए, राजनीति का ये इतना बड़ा खिलाड़ी है और इस तरीके का खिलाड़ी है, तो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जो है सो कि शांत रहते हैं, तो वो लालू यादव की तरह राजनीति खेलने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो है। हाँ, वो अलग बात है कि लालू यादव की राजनीति थोड़ी अलग किस्म की रही है। लालू यादव की राजनीति ऐसी रही है कि जब इनको सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने लाके और पटना यूनिवर्सिटी में बैक डेट से एडमिशन दिलाकर और फिर चुनाव लड़ाया और फिर इनको बनवाया वहां अध्यक्ष छात्र संघ का, तो उसके बाद जब छात्रों पे लाठी चल रही थी, इन लोगों को वहां विधान भवन मार्च करना था, तो जब लाठी चलनी शुरू हुई और गोली चलनी शुरू हुई, उस समय सुशील मोदी और नीतीश कुमार बहुत आदर्शवादी नेता हुआ करते थे, अभी भी बहुत हद तक आजीवन वो लोग एक आदर्श और एक सिद्धांत के हिसाब से चले। अगर नीतीश कुमार ये जो बार बार पलटे हैं, ये वाला थोड़ा सा छोड़ दे तो ये लोग खोजने गए जब लालू यादव को कि गोली चल रही है छात्रों पे, नेता हमारा कहाँ है, अभी तो आगे ही चल रहा था, तो ये लोग दिन भर खोजते रह गए और कहीं भी लालू यादव नहीं मिले। फिर ये लोग लालू यादव के साले के यहाँ गए, तो वहां पे वो मटन बना रहे थे और इन्होंने कहा कि आओ आओ बड़ा टेस्टी बनल बा, खायल जाई हमने। तो उस समय इन लोगों का माथा ठनका कि दिन भर छात्रों पे गोली चली है, लोग मरे हैं, इसने पूरी मीडिया में चल रही है कि नेतृत्व लालू यादव कर रहा है और ये आदमी यहाँ बैठ के मटन खा रहा है। तो इनकी राजनीति उस किस्म की रही है। और इस चुनाव में एक और चीज आप देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों के पोस्ट को पोस्टरों से गायब कर दिया था। लालू और राबड़ी दोनों का जिक्र कम से कम किया जाता था, क्योंकि जंगल राज की यादें जो है वो कुछ ताजा थी और भाजपा ने भी याद दिला दी थी और उस पर बातें हो रही थी। तो लालू राबड़ी से एक अलग छवि तेजस्वी ने अपने गढ़ने की कोशिश की थी। इस बार देखिए, लालू यादव हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं, वो जूते पहन के हवन भी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी जो रैली हो रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी वो लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला वाला ये इस टाइप के गाने जो है वो पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। उसके अलावा उनको पोस्टरों में भी दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपने हर भाषण में जिक्र कर रहे हैं कि पिताजी जो थे मेरे लालू यादव, उन्होंने सामाजिक न्याय दिया। और लालू यादव, इस बात को याद दिलाया जा रहा है, लालू पहले जो सीएम नए नए बने थे 1990 में, उसके बाद जो उनकी बैठकें होती थी, उससे पहले किसी ने मुख्यमंत्रियों को सामान्यतः पेड़ के नीचे बैठ के, सड़क पे बैठ के अधिकारियों को हड़काते हुए, ये सब करते हुए नहीं देखा था। तो उसके लालू यादव उस समय जो यात्राएं करते थे उसमें यही कहते थे सबको कि ये सवर्ण लोग, ये सामान्य वर्ग का लोग, ये लोग हमको
लूटा है, अब सीना उठा के चलना है हम लोगों को, इस तरीके की भड़काऊ बातें वो करते थे ध्रुवीकरण के लिए। तो उन चीजों को फिर से याद दिलाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि फिर से जाति वाली राजनीति, जो मंडल वाली राजनीति थी, वो लौट आ रही है। और कम से कम इनको उम्मीद है कि हम फिर से वो वाली राजनीति करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। ये 90 बनाम 10 या 85 बनाम 15 वाली राजनीति करेंगे तो हमको वोट मिलेंगे। लेकिन बिहार में आप देखिए, जातीय जनगणना को तो इतने दिन हो गए, जातीय जनगणना को 1 साल से अधिक हो गया, अब तक उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तो बाकी राज्यों में भी आप देखिए कि ढीली पड़ गई है मांग एकदम, जो जाति जनगणना है उसकी। और केंद्र सरकार ने ही जाति जनगणना को ऐड कर दिया। वो मोहन भागवत के साथ जो मंथन हुआ था, कई लोगों को लग रहा था कुछ और चीज के लिए हो रहा है, लेकिन वो पहुंचे थे जो प्रधानमंत्री से के साथ बैठक करने, तो जातीय जनगणना को लेकर ही हुई थी। और उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जाति जो है वो गिनेंगे। तो ये मुद्दा भी इनसे एक तरीके से छीन लिया गया। तो अब ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनकी लास्ट होप जो है वो जाति में आकर ही अटकी हुई है। और जाति वाला अगर इनका ये कार्ड फेल हो गया तो इनकी सीटें और कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। कांग्रेस को तो मैं सीधा घाटा होता हुआ देख रहा हूँ, आरजेडी को हो सकता है बहुत ज्यादा घाटा ना हो, क्योंकि उनका माई समीकरण जो है अभी भी उनके पास है। जो लोकसभा चुनाव में टूटता रहा है यादव जो है, वो उनमें से कम 10% वो पहले भी भाजपा के वोटर रहे हैं यादवों में। आप जो इनकी इसकी जो बात हो रही थी CSDS की, उसके भी पोल अगर देखें, 90 के दशक के भी चुनाव को देखें तो 10-15% यादव जो है वोट करते रहे। मोदी के कारण लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बस इतना ही अंतर। अब इस विधानसभा चुनाव में कितनी गोलबंदी होती है बाकी जातियों की, क्योंकि अब जैसे हरियाणा में नॉन जाट गठबंधन बना लेती है ये भाजपा, उसी तरीके से बिहार में अब यादव जो जाति के लोग हैं वो भी शक्तिशाली हुए हैं। अब सैंड माइनिंग से लेकर तमाम चीजों में जाएंगे तो उसमें आपको जो सवर्ण, कथित सवर्ण जातियां हैं, उनके साथ साथ यादव भी अधिकतर मिलेंगे, कारोबारियों में, वर्चस्व वालों में मिलेंगे। तो अब उनकी भी वो स्थिति नहीं रही, तो अब वो भी अत्याचार करते हैं। अब वो भी, उनका भी नाम उसी हिसाब से शामिल होता है कि ये भी अब सवर्ण में ही गिने जाते हैं कई पिछड़ी जातियों द्वारा। तो अब क्या यादव के साथ 90 के दशक की तरह बाकी जातियां जो पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं, वो गोलबंद होने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब है नहीं। और यही है जो तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं। जी। अब प्रशांत किशोर का क्या रोल रहेगा? प्रशांत किशोर का तो उपचुनाव में ही दिख गया कि पहले वो कैंडिडेट तो घोषित करें, वो 240 सीटों पे अपने कैंडिडेट तो उतारें, और कैंडिडेट उतारने के बाद वो ये इंश्योर करें कि उसमें से कम भागे नहीं ज्यादा। जिस तरीके से वो जो उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर, और उसमें इनके कैंडिडेट एक एक करके भागने लगे थे, फिर इन्हें नए नए कैंडिडेट लाने पड़े थे, लेकिन उस समय भी इन्होंने 10% वोट जो है वो पा लिया था। और कर्नाटक में एक तरीके से देखें तो येदियुरप्पा जब अलग हुए थे भाजपा से, तो उन्होंने भी 10-12% वोट लाकर ही खेल बिगाड़ दिया था भाजपा का। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर का ये क्लियर नहीं है कि ये खेल किसका बिगाड़ेंगे। क्या ये, अगर अधिकतर प्रशांत किशोर के समर्थकों में जो कौन लोग हैं, क्या वो भाजपा समर्थक ज्यादा है जो इनको उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, या फिर वो राजद के और उनके समर्थक, कांग्रेस के समर्थक ज्यादा है जो इनको उम्मीद के रूप में देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो 12,000 ट्रेनें चलाने की बात जो हो रही है दिवाली छठ के समय, तो मुझे लग रहा है चुनाव की भी टाइमिंग कुछ ऐसी ही रखी जाएगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी वोट डाल पाए। तो जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं सामान्यतः वो भी भाजपा को ही वोट करते रहे, जो नौकरी पेशा वगैरह लोग हैं वो सब, यहाँ तक कि मजदूर भी, क्योंकि उनमें से नौकरी वो अधिकतर कर कहाँ रहे हैं, वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो कर रहे हैं हरियाणा में, वो कर रहे हैं आपको और भी जो भाजपा शासित राज्य, गुजरात में, सूरत में। तो जितनी भाजपा शासित राज्य हैं उन सब में ही ये लोग नौकरी कर रहे हैं। वो लोग वापस आकर वोट डालेंगे, वो भाजपा के पक्ष में ही माहौल रहेगा जाएगा। मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये 12-13 हजार ट्रेनें चलाने की जो बात हो रही है। लेकिन प्रशांत किशोर का अभी तक स्पष्ट नहीं है, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हाँ वो भाजपा के ही वोट काटेंगे या फिर वो राजद के ही काटेंगे, या फिर कितना काटेंगे। एक मॉडल जो इन्होंने दिखाया है उसमें वो 10% काट रहे हैं, लेकिन वो 15% भी काट रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में जो खिचड़ी बनी हुई है एक तरीके से, इतनी सारी पार्टियां पहले से हैं। बिहार कोई उत्तराखंड या दिल्ली या फिर पंजाब तो है नहीं जहाँ 2-3 दलों में ही सारा सब कुछ सिमटा हुआ था। यहाँ तो हर जाति के अलग अलग नेता उठे हुए हैं, अलग अलग दल बने हुए हैं। उनमें आपने एक एंट्री जो है वो ली है। आप न दूसरी शक्ति है ना आप तीसरी शक्ति है, आप उसी में मिक्स है। कहीं पे आपको अभी अपना स्थान खोजना है। तो ये चुनाव तक
मुझे नहीं लगता है कि दावे के साथ कुछ प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा सकता है। जी अरे एक और विषय लूंगा मैं, वो भी एक कांग्रेस इकोसिस्टम से ही संबंधित है, लेकिन वो है कर्नाटका से संबंधित। और जो ये कर्नाटका में धर्मस्थल वाला जो विवाद हुआ है और जिस प्रकार से उसको हैंडल किया गया है, वो दिखा रहा है कि भाई राहुल गांधी का प्रभाव यहाँ तक बढ़ गया है कि आप देखिए कि वहाँ पे उनका एक मंत्री वो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो सच बात बोल देता है महादेवपुरा के बारे में। ये कह देता है कि साहब कि ये यहाँ पर तो हम लोग थे ना, हमारे सारी टीम थी, तो फिर ये कैसे हो गया? और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि उससे ध्यान भटकाने के लिए ये धर्मस्थल वाला विवाद आरंभ किया गया। और उसमें एक नकाबपोश आता है, उस नकाबपोश की पहचान नहीं बताई जाती है, वो अजीब-अजीब तरह के आरोप लगाता है और उसको लेके पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, एसआईटी बन जाती है और अंत में पता चलता है कि साहब कि ये तो पूरा का पूरा होक्स था। जी, धीरेन जी। दरअसल ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये जब सबसे पहले खबर आई थी तो मैंने छोटे से उसमें मैंने इसको स्पेशली कवर किया था, और उसी के बाद फिर नेशनल में दूसरे लोगों ने कवर किया, और मुझे देख के नहीं, बाकी नेशनल खबरों में छपने के बाद मेरे समझ से ये उस समय मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि ये इतना बड़ा आरोप है कि अगर ये होता है तो ये हिंदुस्तान के पूरे क्राइम हिस्ट्री में एक अलग किस्म का होगा आजादी के बाद, कि 100-150 महिलाएं कंटिन्यू यौन शोषण। और मेरा अनुभव क्राइम कवर करने का, चूंकि शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग से मैंने की थी और आज तक मैं और तमाम में इन्वेस्टिगेशंस में ही रहा मैं 12 साल तक, तो मैंने कहा ये आदमी ज्यादातर झूठ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि फैंसीज है। आप ये देखिए कि वो उसके बाद पूरे उसमें बदलाव आ गया, तमाम चीजें, क्योंकि ये जरूरी था कि सब जगह से वो गायब होने की खबरें होनी चाहिए थी। पहले तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए आसपास के इलाकों में ऐसा कितनी लड़कियां गायब हैं या महिलाएं जो थानों में रिपोर्टेड हैं। तो इतनी बड़ी संख्या तो थी नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो उससे पहले चर्चा में आ जाता। सरकार कई बार आ चुकी, 94 के बाद तो कांग्रेस आ चुकी, दूसरी पार्टी आ चुकी, जेडीएस आ चुका, तो ये तो है नहीं। क्योंकि मंजूनाथेश्वर मंदिर जो है वहां बहुत श्रद्धा का स्थान है, वहां बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के अंदर, हिंदू उसके अंदर बड़ी श्रद्धा है, और साथ में जैन भी है, दोनों मंदिर वहां इकट्ठे हैं। नेत्रावती नदी के किनारे जब ये खुदाई चल रही थी, 13 साइट उसने की, तो एक दिन जब छठी साइट पर कुछ मिला तो मुझे भी लगा कि भाई यार ये तो मिल सकता है, हो सकता है इधर उधर हो गया हो। लेकिन उसके बावजूद जो उस आदमी का जो कार्यकाल जो उसने बताया था, जिस दौरान 1994 से लेके 2014 के बीच में, तो 14 से लेके आज तक 11 साल बैठते हैं। 11 साल तक आपको डर लगा रहा और अचानक आपका डर गायब हो गया। ये बड़ा चूजी होता। लेकिन तभी कुछ लोगों ने, बाकायदा मीडिया के लोग, क्योंकि मीडिया का एक सेक्शन वहां पहुंच के जो यूट्यूबर्स थे वो उसको पूरी तरह से उस मंदिर के साथ जोड़ रहा था, कंटिन्यू जोड़ रहा था। मंदिर वालों ने तो स्वागत किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक सीबीआई में स्टेनो रिटायर्ड है, जो वो थी, उसने, उसकी बेटी गायब हुई है, उनके साथ हुआ, उसको भी उसके साथ जोड़ दिया। वो भी कह रही कि बयान हमसे प्रेशर में दिया। उसके बाद सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि वो जो लेके गया था, आप ये सोचिए कि योजना भी कैसी थी कि उसने, मान लिया, अब यही सूचना आ रही है, अभी कंफर्म हुआ है कि उसने पैसे लिए थे, जिसने आरोप लगाए, उसका ना चेहरा दिखाया ना कोई। ये इतना जबरदस्त विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम था जो मैंने पूरे देश में कभी नहीं देखा, डीजीपी की लेवल की। आप भी बता सकते हैं, आप तो खुद ही प्रशासनिक अफसर टॉप पोस्ट से रिटायर हैं, तो आप बता सकते हैं कभी डीजीपी के लेयर में कोई एसआईटी बनती है एक सिंगल आदमी के, और उसको 164 में बयान दिलवा दिए। ये पूरी तरह से, अगर मैं ये कहूं कि एक एक जो है वो सीधे तौर पर ये साजिश थी, और उस पे से ये हटाना था। ये कई दिन से चल रहा था, ये अभी नहीं, ये 1.5 महीने की बात हो गई, ये तब से चल रहा है। लेकिन ये उस मंदिर और हिंदुत्व के खिलाफ जो है, सनातन के खिलाफ एक एजेंडे के तौर पर जो सब चल रहे, उसी में से एक था। संजय सर। अनुपम जी, जी जी ये जो कार्यक्रम में इस तरह का हुआ, तो साफ साफ जैसा धीरेन जी कह रहे हैं, तो मिशनरीज की साजिश और साथ में
राहुल गांधी के एजेंडे से ध्यान हटाने का प्रयत्न, क्या लगता है? जी तो राहुल गांधी, आप भारत जोड़ो यात्रा जो है उस दौरान ही जब वो तमिलनाडु में गए थे और एक पादरी से मिले थे, इनके सामने वो क्या इन्होंने कहा था, इन्होंने खुद कहा था कि हमें शक्ति को, धीरेन जी को निकलना है तो धीरेन जी निकल सकते हैं। तो बाकी अब हम कंक्लूड कर लेंगे इस के साथ में, अनुपम जी के साथ। जी 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 ये जब राहुल गांधी उस यात्रा पे गए थे तो उस यात्रा में क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि हमारी लड़ाई जो है वो शक्ति के खिलाफ है। और उसमें एक पादरी था, वो यहाँ तक कहते हुए दिखा था कि ये गणेश और शिव जो है ये नकली देवता है, हमारे जो है यीशु जो है वही सिर्फ असली है। तो राहुल गांधी का एजेंडा तो हमेशा से क्लियर रहा है। हाँ, वो काल नेमी की तरह बीच बीच में किसी किसी चुनाव में अचानक से रूप धरते हैं और वो दंडवत प्रणाम करते हुए भी दिखते हैं। कभी कभी उनको ये लोग धोती भी पहना देते हैं, बेचारे बड़े ही वो धोती में बहुत अनकंफर्टेबल नजर आते हैं। वो धोती पहन के लालू अगर चलते, लालू लालू की तरह दूर से फूल भी फेंकते हैं। जी जी हाँ, ये सब कुछ करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन इनका असली जो है वो तो वही है। दूसरा, इन्होंने अब तक राहुल गांधी ने ये भी क्लियर नहीं किया है कि राम मंदिर बन गया उस पर इनका स्टैंड जो है क्या है। राम मंदिर के समय भी प्रियंका गांधी वगैरह के कमेंट आए थे, इनके नहीं आए थे। और अभी भी हर पर्व त्योहार पर राहुल गांधी जो तस्वीर शेयर करते हैं या जो बधाई देते हैं, न रामनवमी पर श्री राम की तस्वीर होती है, न श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की तस्वीर होती है। किसी भी न महाशिवरात्रि पर शिव की तस्वीर होती है। ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने रामनवमी पे धनुष तीर लगा दिया, जन्माष्टमी पे बांसुरी लगा दिया, महाशिवरात्रि पे इन्होंने बेलपत्र या त्रिशूल लगा दिया। इनको लगता है कि पब्लिक तो मूर्ख है, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पहले तो राहुल गांधी ये जवाब दे कि आखिर क्या कंपल्सन है, ऐसी क्या अनिवार्यता है जिस कारण ये देवी देवताओं की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बताएं पहले। और दूसरा, जहां तक मिशनरियों की बात है, छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस की सरकार थी और कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके साथ बैठा हुआ था और वो जसपुर से आते हैं। और वो बता रहे थे कि जसपुर में ये समस्या और उस आसपास के इलाकों में इतनी गंभीर थी कि अमेरिका से वो लाल गेहूं आता था, वो उनको मिलता था। उनके लिए कंघी वंगी तेल वेल ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका से और अमेरिका से आए हुए मिशनरी इनको बांटते थे। तो मिशनरियों का या उनका जो प्रोजेक्ट जोशुआ चल रहा है, तो उसमें क्या वो कैसे कांग्रेस के ही तो हो सकता है कुछ नेता इनसे मिले हुए हों। क्या कारण है कि भूपेश बघेल भले ही बात करते रहे कि हम रामायण कॉरिडोर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उधर मिशनरियों का खेल जो है वो चलता रहा। तो क्या कांग्रेस में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनको जो जोशुआ प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं? क्योंकि बाबा रामदेव के खिलाफ जब अटैक हुआ तो उसमें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अटैक किया था, उसका जो अध्यक्ष था उस समय वो ईसाई मिशनरी ही था। उसने कोरोना के समय कहा था, कोरोना के समय कि ये धर्मांतरण के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें भी बाबा रामदेव के खिलाफ नजर आई थी कांग्रेस। तो जहां भी मिशनरी खड़े होते हैं, आप एक चीज देख लीजिए, भले थोड़ा इस्लामी मामलों में इधर उधर हो जाए, जहां मिशनरियों का मामला होता है वहां पे कांग्रेस का स्टैंड क्लियर रहा है। और कांग्रेस के प्रथम परिवार का स्टैंड क्लियर रहा है कि हमको उनका ही पक्ष लेना है। जी जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी निकल चुके हैं, उनको हम पहले धन्यवाद दे चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।